इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। मैंने क्या बताया था, जो नॉट हेल्ड फॉर सेल, जो हम लोग क्या करते हैं, परचेज बट नॉट हेल्ड फॉर सेल, तो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, उसको बना के फिर मतलब बेचने के लिए नहीं है, या तो मतलब खरीद के बेचने के लिए नहीं है। अगर वो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये है तो क्या होता है स्टॉक्स, गुड्स, इन्वेंट्री हो जाता है वो। इसको परचेज करते तो हम लोग परचेज अकाउंट लिखते, ठीक है। गुड्स का मतलब ये है जिसमें हम लोग डील करते हैं। मैंने बताया ना, स्मार्ट बोर्ड, अगर काम ही स्मार्ट बोर्ड खरीदने बेचने का है तो वो उसके लिए स्मार्ट बोर्ड फिक्स एसेट नहीं है। अगर वो एक स्मार्ट बोर्ड उसके खुद के पर्पस के लिए रखता है तो फिर वो एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। नॉट हेल्ड फॉर सेल, प्लस ये भी होना चाहिए, उसके लिए नहीं है। लाइफ कितना होना चाहिए, 12 मंथ से ज़्यादा होना है, 1 साल से ज़्यादा चलना चाहिए, ठीक है। 1 साल में ख़त्म हो गया तो फिर वो एक्सपेंस हो गया ना, एसेट्स में काहे दिखाएंगे, उसको ख़त्म करो, एक्सपेंस में इतना कंज्यूम हो जाएगा। थर्ड में प्लस मटेरियल भी होना चाहिए, मटेरियल वैल्यू होना चाहिए। जैसे स्टेपलर कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था कि नहीं, स्टेपलर कैलकुलेटर मतलब क्या होता है, जैसे मेरे लिए कैलकुलेटर, ठीक है, मैं तो बेचने के लिए नहीं खरीदता हूँ। स्टेशनरी दुकान के लिए क्या हो गया, फिर ये तो गुड्स हो गया, फिर तो आया ही नहीं ना, वो इन्वेंट्री हो गया, अलग ही हो गया, उसके लिए नहीं खरीदता, ठीक है। फिर लाइफ भी 12 महीने से ज़्यादा चल सकता है, बिल्कुल। एक कैलकुलेटर 3 साल तक चल सकता है। लेकिन वैल्यू क्या है सर, 500 रुपये में आ जाता है, मटेरियल वैल्यू नहीं। विच कैन अफेक्ट द जजमेंट ऑफ यूजर, मटेरियल मतलब क्या है, विच कैन अफेक्ट द जजमेंट ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई इंपैक्ट कर सकता है नहीं, तो इसलिए वो एक्सपेंस हो गया। मतलब मटेरियल भी होना चाहिए। जैसे मैंने स्मार्ट बोर्ड खरीदा, बेचने के लिए नहीं है, 12 महीने से ज़्यादा चलती है, और मटेरियल वैल्यू भी है, साइज़ भी है, सब तरीके से मटेरियल है। 1 लाख रुपये पैसा भी लगा, तो इसको एसेट्स देखो, स्मार्ट बोर्ड अकाउंट डेबिट लिखो, ठीक है। तो जब हम लोग फिक्स एसेट परचेज करते तो क्या लिखते हैं, उसका नाम से लिख देते, परचेज अकाउंट नहीं लिखते, समझ गए। परचेज अकाउंट मतलब हो गया कि जो गुड्स खरीदते तभी परचेज। गुड्स क्या है, जिसमें हम लोग डील करते हैं, तो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। राशन दुकान के लिए राशन गुड्स है, फर्नीचर दुकान के लिए फर्नीचर गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के लिए बोर्ड, ये कैमरा वगैरह, टीवी वगैरह, वो गुड्स है, ठीक है। स्टेशनरी दुकान के लिए स्टेशनरी का सामान गुड्स है। तो एसिड्स खरीदते तो क्या होता है, एसिड्स का अगर कंडीशन क्राइटेरिया है 3, ठीक है। बेचने के लिए नहीं होना चाहिए, लाइफ 12 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, तो वो एसिड्स हो गया। उसको हम लोग उसको नाम से दिखाते हैं। जैसे अगर मैंने जैसे स्मार्ट बोर्ड खरीदा तो स्मार्ट बोर्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये मैंने खरीदा 1 लाख रुपए की, डेबिट उसी का नाम से लिख दिया। और इसमें भी तो सर वैट तो लगता है ना, ये जो बेचता होगा वो तो वैट लगाता होगा, वैट है जीएसटी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसमें मिलता है कि नहीं, जैसे हर देश की कानून अलग अलग हो सकता है। प्रॉपर बिल वगैरह होना चाहिए, ठीक है, वो वैट लॉ में पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर बिल्स वगैरह, इनवाइस है, और फिक्स एसेट का मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जब मिलता है, जैसे नेपाली कानून में भी मिलता है, इंडिया में भी जीएसटी ये भी मिलता है, लेकिन कितना परसेंट मिलता है। तो अगर मिलता है तो इसका 18%, मान लो 18% जीएसटी है, तो अगर नहीं मिलेगा तो 1,18,000 यहीं लिख देंगे, समझ में आ गया। 1,18,000 क्या करेंगे, उसी में लिख देंगे। और लेकिन उसका क्रेडिट मिलता है तो उसी में। जैसे मान लो स्मार्ट बोर्ड, और सर क्या क्या जोड़ना चाहिए, जैसे मान लो स्मार्ट बोर्ड मैंने मान लो इंडिया से मंगाया, ठीक है, मैं नेपाल में रहता हूँ, इंडिया में, तो इंडिया से मंगाया तो उसमें क्या हो गया, जैसे मान लो कि वहाँ से मैंने 60,000 आईसी में, ठीक है, तो इसका 1.6 कितना होता है बताओ, 1.6 कितना होता होगा, और चलिए 96,000, ठीक है, 96,000 यहाँ की करेंसी हो गई, मतलब एक इंडियन करेंसी के नेपाली कितना होता है 1.6, 96,000 पड़ा। बॉर्डर में मुझे 2,000 कस्टम क्लियरेंस कराने में लगे, ठीक है, 98,000 हो गया। बॉर्डर तक ले आने में ट्रांसपोर्टेशन का 2,000, तो 1 लाख रुपया बॉर्डर का कॉस्ट हो गया। सारे जोड़ना पड़ेगा। जब तक ये एसेट्स खरीद के यहाँ पर आके रेडी टू यूज नहीं हो जाता, सारे कुछ उसी कॉस्ट में कैपिटलाइज हो है। उसको अलग अलग एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं हम लोग, स्मार्ट बोर्ड में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, सामान बॉर्डर से उधर से आगे बॉर्डर तक ट्रांसपोर्टेशन लग गया, इंश्योरेंस लग गया, फ्रेट इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद उस क्लियर कराना पड़ा, उसका चार्ज लग गया, तो 1 लाख हो गया, ठीक है। अब 1 लाख में मान लो कस्टम ड्यूटी लग गया 10%, तो कितना हो गया, 1,10,000 हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, 1,10,000, ठीक है। ये हो गया 10,000 कस्टम ड्यूटी लग गया। कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट मिलता है कि नहीं, और फिर वो अलग चीज़ करना, और नहीं मिलता है तो फिर ये खर्चे का पार्ट हो गया, समझ आ गया। फिर उसमें एक्साइज लग गया 20,000 रुपये की, या 40,000, मान लो चलो 10,000 की, फिर एक्साइज हो गया, तो 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर वैट लग गया 13%, तो 13% कितना होता है, 1,20,000 की 13% बताओ, 13 दूना 26, 15,600 कितना होता है, निकालो यार कैलकुलेटर में। तो ये हो गया 15,600 रुपये वैट लग गया इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1,35,600 रुपया हो गया।
तो क्या होता है, किस किस चीज़ का क्रेडिट मुझे मिलता है टैक्स में, ठीक है। एक्सपेंसेस का तो एक्सपेंसेस होगी, एक्सपेंसेस तो रखना ही पड़ेगा। जैसे 1 लाख तक तो आएगा ही आएगा कॉस्ट, उसके बाद 10,000 कस्टम ड्यूटी का मिलता है कि नहीं, उसी तरीके से ट्रीट करना। अगर मुझे क्रेडिट मिलता है तो मुझे अलग से इसको रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा, इसका मिलता है कि नहीं अलग से जैसे बैट का मिलता है तो ठीक है, चलो बैट का अलग से देखो, ठीक है। बैट कितना है यहाँ पर 15,600, तो बैट को अलग रखो, बाकी चीज़ को सारे जोड़ो, ठीक है। तो कितना हो गया, 1,20,000 को रखना पड़ेगा यहाँ पर। 1,20,000 क्या हो गया डेबिट। और इनपुट बैट या बैट रिसीवेबल, जैसे इंडिया में हो तो क्या लिखते होंगे, जीएसटी रिसीवेबल 15,600, क्योंकि इसका मिलता है क्रेडिट तो अलग से दिखाया, नहीं मिलता है तो फिर इसी कॉस्ट का ही पार्ट हो जाएगा। वो ये स्मार्ट बोर्ड खरीद के जब तक यहाँ नहीं आएगा, जैसे इसमें सर और भी तो भाड़ा लग गया यहाँ पर आने के, तो अगर वो लगा हुआ है तो उसको भी जोड़ो। जब तक ये बोर्ड यहाँ आके रेडी ना हो जाता है उस टाइम जैसे टेस्टिंग वगैरह का खर्चा लगता है वो सारे कैपिटलाइज, वो उसी एसिड्स के नाम से जाएगा, उसको अलग से एक्सपेंस करके नहीं दिखाते, टेस्टिंग एक्सपेंस अलग से नहीं लिखते, ठीक है, इसमें जोड़ के लिखते हैं। ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट है, तो ये जोड़ दिया, ठीक है। टू अब कितना, सारे पेमेंट कर दिया बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्विफ्ट कोड के थ्रू किया होगा ना, या तो क्या बोलते हैं उसको टीआर करके, तो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट हो गया, कितना हो गया 1,35,600, एसेट्स का नाम लिखा। और कितने कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए, खरीदने के बाद उसमें जो भाड़ा लगता है, जब तक फैक्ट्री में आके सेटअप करके रेडी टू यूज नहीं होता है, मतलब जैसे टेस्टिंग वगैरह हो गया तो टेस्टिंग का खर्चा वगैरह सब कुछ कैपिटलाइज होता है। अगर उसमें हमने जैसे लोन ले लिया मशीन बनाने के लिए, ठीक है, जैसे बड़ा मशीन लगा रहा है ऑटोमेशन, 1 करोड़ का मशीन है, 1 करोड़ उसके लिए लोन भी ले लिया, और वो मशीन यहाँ आके इंजीनियर वगैरह हायर करना भाई, इंजीनियर की सैलरी वगैरह, ठीक है, डिजाइनिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ बनाने के बाद फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह होगा, वो सारे खर्च कैपिटलाइज सारे एसेट्स में चला जाता है, उसी नाम से मशीनरी, प्लांट मशीनरी नाम के जाता है, और फिर है ना, ठीक है। तो उसको बना लिया 1 करोड़, उसके बनाने के बाद टेस्टिंग का लगा 50 लाख, फिर 50 लाख ये इंजीनियरिंग ये सब कुछ मटेरियल वगैरह और जोड़ जाड़ करने के लिए लग गया। जब तक रेडी टू यूज नहीं होता है तब तक सारे समझ में आएंगे। तो मशीनरी अकाउंट 1.5 करोड़ लिखेंगे। फिर अब जैसे सर मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, एसिड्स जो होता है वो हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते। अगर बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो उसको स्टॉक बोलते हैं, उसको एसिड्स ही नहीं बोलते, फिक्स एसिड नहीं बोलते, उसको स्टॉक या इन्वेंट्री या गुड्स बोलते हैं उसको। तो अगर लेकिन बेचना तो पड़ेगा, जैसे आउट ऑफ डेटेड हो गया, नया कोई मशीन आ गया आउटडेटेड हो गया तो बेचना। तो सेल का एंट्री क्या होता है, सेल जैसे परचेज किया तो हमने एक्सपेंस माना, इसको नहीं माना ना, एसिड्स माना, तो सेल किया तो तब भी इनकम नहीं मानेंगे, जो नेट मार्जिन बचा होगा उसी को मानेंगे। जैसे ठीक 1,35,600। अब हम लोग क्या करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए जाएंगे। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ है। अब उसको जैसे 2 साल के बाद 1,35,600 में खरीदा था, 2 साल अगर डेप्रिसिएशन करने के बाद उसका वैल्यू बचा, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, WDV या बुक वैल्यू, ठीक है। मान लो बुक वैल्यू बचा हुआ है 80,000, और इसको अगर मैं इसको बेचूंगा तो सेल प्राइस कितना मिला है मुझे, मैंने सिर्फ 60,000 ही मिला, मुझे 60,000 ही मिला। तो कैसे होगा एंट्री बताओ। तो जैसे बैंक मानो चेक से पेमेंट आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला 60,000 ही मिला। एसेट्स कितने हो गए, स्मार्ट बोर्ड का वैल्यू कितना बचा हुआ था 80,000 बचा हुआ था, तो 20,000 को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट 20,000, इस तरीके से ठीक है, लॉस हो गया। बाकी जो नेगेटिव अगर प्रॉफिट में बेच देते तो जैसे कितना बताया मैंने, WDV कितना है 80,000 है, मतलब वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बचता है, जैसे 2 साल यूज कर लिया उसके बाद कितना बचा हुआ है 80,000, और हमने इसको बेचा, सेल प्राइस मिला मुझे 95,000, तो कितना हुआ। तो ये जैसे मान लो चेक से रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे कितना पैसा मिला 95,000, लेकिन एसिड्स कितने की गई, स्मार्ट बोर्ड कितने की बताओ, 80,000 का ही गया ना एसिड्स, तो 15,000 क्या हो गया, गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। हाँ, ये गेन या लॉस को सिर्फ P&L अकाउंट में ले जाते, सबको सेल नहीं मानते। सेल मतलब स्टॉक, अगर मैं गुड्स सेल करता हूँ तो वो सेल अकाउंट में सारा कुछ, फिर उसका सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं लाते। एसिड्स में सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात आती है, क्योंकि जब खरीदते हैं तब भी इसको हम लोग एक्सपेंस नहीं मानते, एसिड्स मानते, तो बेचते हैं तब भी हम लोग को इनकम नहीं मांगेंगे, सारा जो नेट होता है। और कम हो गया तो लॉस हो गया, उसको ले जाते हैं, ज़्यादा हो गया तो गेन मिले, उसको ले, समझ में आ गया। लेकिन परचेज से जो जिस आइटम में हम लोग डील करते क्या होता है, जितना भी खरीदते सारे परचेज, जितना भी बेच के आ गया सारे सेल्स, समझ में आ गया, ऐसे एंट्री। अब डिप्रिसिएशन की एंट्री, जो हर साल जैसे डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या होता है एमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है डेप्रिसिएशन। ये क्या है, सिस्टमेटिक
एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि एस्टिमेट करते हैं यूजफुल लाइफ। जैसे ये बोर्ड खरीदता हूँ तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि 1 साल बीत गया तो नहीं तो शुरू में मैं मानता हूँ कि बोर्ड इतने साल तक चलेगा। यूजफुल लाइफ मतलब एस्टिमेट है ये, ऐसा नहीं कि सर इतना ही होता है इसका लाइफ। जैसे अगर कुछ लिखा है इतना मशीन आवर तक चलेगा, इतने साल तक चलेगा, तो वही लेना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मैनेजमेंट की एस्टिमेट होता है। नहीं तो कहीं के पर क्या होता है लॉ। जैसे इंडिया में कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि वो शेड्यूल 2 में देता है कि लाइफ इतना इतना मानो भाई, इस एसेट्स का ऐसे मानो। जैसे नेपाल में कंपनीज एक्ट में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल के इनकम टैक्स में लिखा। इंडिया में इनकम टैक्स का अलग चीज़ है और फिर कंपनीज एक्ट का अलग है, लेकिन नेपाल में सिर्फ इनकम टैक्स से देखा है, उसका ब्लॉक सिस्टम वगैरह होता है। तो जनरली क्या करते हैं इनकम टैक्स के थ्रू ही मैच करते हैं यहाँ पर नेपाल में ज़्यादातर, लेकिन वो एक अलग भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉ नहीं दिया है तो वही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो अलग भी ले सकते। मैं बोलता हूँ कि इसको 5 साल चलता है। मैंने खरीदा मान लो 1,50,000 में, तो हर साल कितना करना पड़ेगा 30,000। हर साल सेम ही किया, जैसे पहले साल भी सेम किया, पहले साल भी सेम किया। मैं इसको देखेंगे तो कैसे बनेगा। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब हर साल सेम डेप्रिसिएशन। जैसे 5 साल में ना 1.5 लाख में खरीदा, 1.5 लाख डिवाइडेड 5 तो 30,000 डेप्रिसिएशन हो गया एवरी ईयर, ठीक है। नहीं उस तरीके से नहीं होता। जैसे सर अगर मशीन खरीदते हैं तो शुरू में क्या होता है, शुरू में एकदम जैसे सेकंड हैंड होते ही एकदम से वैल्यू गिर जाता है, फिर उसके बाद थर्ड हैंड हो, सेकंड हैंड से थर्ड हैंड जाते थोड़ा कम से गिर, रेशियो कम होता है। तो जो बचता है उसी में से डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, तो उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या डेप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह। उस तरीके से हम लोग क्या डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालते हैं। फिर उसके बाद एंट्री क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया कि नहीं, डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, जैसे यूजफुल लाइफ। और 2 मेथड जनरली ज़्यादा यूज होता है, एक होता है SLM या WD। एमोर्टाइजेशन में ज़्यादातर SLM ही यूज ये होता है, जैसे पेटेंट कॉपीराइट के लिए, ठीक है। डेबिट टू किसमें चार्ज करेंगे हम लोग, फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट मतलब प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर क्या है उसमें चार्ज कर, उसको माइनस करेंगे, वो इतने से कम करेंगे। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस मतलब डेबिट, फिर टू एसेट्स माइनस मतलब क्रेडिट। दूसरे तरीके से ये अकाउंटिंग टेक्निक्स हो गए, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन के अकाउंट। या तो क्या करते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर साल जैसे मैंने क्या बोला 1,50,000 की सामान है, 5 साल तक चलने का एस्टिमेट है, 30,000 एवरी ईयर करना है, 30,000 हो गया। यहाँ भी 30,000। तो अगले साल कितना वैल्यू बचा बताओ, 1,20,000 बचा है कि नहीं। अब फिक्स एसेट का एक लेजर देखोगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000। तो ये तो एसेट्स का वैल्यू घटते घटते जाएगा ना बुक्स में। इसको चेंज मत करो, ये अलग से दिखाओ। दूसरा भी देखना, जैसे क्या करते डेप्रिसिएशन प्रेजेंटेशन के लिए बस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये तो करना ही पड़ेगा, ये एक्सपेंस है। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम लोग क्या करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स को चेंज नहीं, फिक्स एसेट क्रेडिट किया मतलब फिक्स एसेट कम दिख गया ना, 1,20,000 ही बता। लेकिन अगर एक्यूमुलेटिव फिक्स एसेट तो कितना है 1,50,000 ही। तो लेकिन बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं हम लोग, जैसे फिक्स एसेट इसका ग्रॉस वैल्यू भी दिख रहा है 1,50,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 करके 1,20,000 ऐसे दिखाते हैं। और पहले वाले एंट्री फॉलो करते तो क्या होता है डायरेक्ट 1,20,000 होता है यहाँ, लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं तो ऐसे दिखाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का टोटल कॉस्ट, उसमें अब तक डेप्रिसिएशन नहीं था, तो हर साल कहाँ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर होते रहेगा, दिखाने का टेक्निक बस, ठीक है। इम्पैक्ट उतना ही है, ये कहाँ से आता है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। SLM है तो अब हर साल 30,000 हो गया। जैसे इसी में अगर मैं मान लेते हैं 20% WDV, तो क्या होता है पहले साल होता है 30,000, दूसरे साल 1,50,000 में 30,000 1,20,000 हो गया, उसका 20% मतलब 24,000 ही डेप्रिसिएशन होता है। जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उसी में फिर परसेंट लगाएंगे, वो WDV मेथड होता है। समझ में आ गया। सेल परचेज हो गया और डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का 2 तरीके, एक होता है डायरेक्ट चार्ज करो भाई डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में माइनस करो। दूसरा फिक्स एसेट को अलाउ मत, दूसरा लेजर क्रिएट करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओ। फिर उसमें से जैसे किसी डिस्पोजल बना के भी करते हैं, जैसे अगर बेचते हैं ना तो उसी में से मशीनरी में से नहीं निकालते, सबको क्या करते हैं, जैसे अगर मैं मशीनरी बेचता हूँ तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना देता हूँ। जैसे क्या उसी में से सेल, जैसे मैंने मशीन बेचा, ठीक है 1 लाख की मशीन है, 1,10,000 में बेचा है सेल वैल्यू, हाँ। तो क्या हो जाएगा अगर मैं मशीनरी में लेजर में एंट्री करूँगा तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा कि नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 हो जाएगा। टू मशीनरी तो कितना का है 1 लाख की है, टू गेन ऑन सेल 10,000, ये गेन कहाँ जा रहा है बैंक लेजर में जा रहा है कि नहीं, मशीन में तो जाएगा नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको पहले ऐसे मत दिखाओ भाई, मशीनरी डिस्पोजल करके उसी में एंट्री मत मारो, मशीनरी डिस्पोजल में ले जाओ या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अकाउंट बनाओ, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्या बोलते हैं इसको, डिस्पोजल ऑफ
एसेट। चलो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने मशीन खरीदा था, ठीक है, 1,00,000 रुपये में, और डेप्रिसिएशन क्या है, WDV एट द रेट 20%। आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के बाद मैंने इसको बेच दिया 70,000 में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहा हूँ मैं। टेक्निक कौन सा फॉलो कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेल वैल्यू कितना है, 70,000। क्वेश्चन क्या है, मशीनरी कितने में परचेज किया था, 1,00,000, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 20% WDV, 2 साल के बाद कितने में बेच दिया, 70,000। और डेप्रिसिएशन का चार्जिंग का टेक्निक, अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्या हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिस्पोजल होता है ना उस टाइम सारे के सारे, जैसे अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉलो करूंगा तो मशीनरी का वैल्यू तो कुछ नहीं चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन कैसे पास करता हूँ, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड। तो इसको भी खत्म, जैसे ये क्या, इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसको भी खत्म करो। क्रेडिट को कैसे करना पड़ेगा खत्म, डेबिट करके। तो डिस्पोज क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी बैलेंस बचा हुआ है इसका, ठीक है ना। डेबिट टू डिस्पोजल करना पड़ेगा। इसको डेबिट करते क्या, खत्म हुआ कि नहीं, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, मतलब कहाँ चला गया ये, इसका बैलेंस उठ के डिस्पोजल ऑफ एसेट्स में चला गया। कितना है बताओ, पहले बार का डिप्रिसिएशन कितना, 1,00,000 का 20,000, फिर माइनस हुआ कितना, 80,000 का फिर 20% कितना हुआ, 16,000। तो 20 और 16 36,000 जितना बैलेंस बचा हुआ था सारे ट्रांसफर कर दिए। मशीन को भी फिर इसी में ट्रांसफर करो। यहाँ पर हम लोग सेल कितना गेन या लॉस हुआ उसको कैलकुलेशन में, मशीन कितना हो, 1,00,000 के 1,00,000 ही, तो इसको कैसे होता है, ये डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू मशीनरी, ठीक है, डेबिट को डिस्पोजल, ठीक है, इसका अलग से एंट्री, इसका अलग। इसमें क्या किया हमने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल किया। फिर अब डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना 1,00,000 ट्रांसफर, दोनों का नेट वैल्यू आएगा नहीं, बैलेंस कितना बचा हुआ है, 64,000। अब बेचने के बाद कितना है बताओ, बाय बैंक, बैंक को भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल डालो, कितना हुआ 70,000। फायदा कितना हुआ, फायदा इधर साइड ज्यादा हो गया ना, देखो 36, 1,00,000 में 64,000 नहीं, ये कितना हो गया देखो 1,06,000। तो क्रेडिट हो गया, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000। बैलेंस फिगर भी बोल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बुक वैल्यू से भी तो निकाल सकते थे ना, ठीक है। बुक वैल्यू कितना है, 1,00,000 में 36 माइनस करेंगे तो 64 है, बेचा कितना में 70, तो 6,000 का गेन होगा। इसे भी निकाल सकते हैं, ये लेजर से भी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वल होना चाहिए, तो बाकी बचा के कितना। अगर इसको मैं अगर 60,000 में बेच देता तो फिर इधर साइड आता है, यहाँ 60 आता है, यहाँ बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000 करके आ जाता। समझ में आ गया, इसको लेजर बस अकाउंटिंग और फिक्स एसेट इतना है, बाकी अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।